नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज घटनासार सीरीज़ का पार्ट 4 है। 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर देख कर आइए। आपको बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे कि कैसे करंट अफेयर को पढ़ना है, कैसे लंबे समय तक रिटेन रखना है और कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है जिससे कि करंट अफेयर हमेशा के लिए हमें याद हो जाए। ठीक है, कुछ तरीके भी मैंने बताए हैं। तो देखिए, अगर आप करंट अफेयर कोई पढ़ते हो और वो एग्ज़ाम हॉल में आ जाता है और अगर आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि इसका आंसर क्या है और अगर अब आपका गलत हो जाता है तो आपके अदर क्वेश्चंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। यहाँ से आप गेम हारना शुरू कर देते हो। तो इसलिए आप कोशिश करिए जो कुछ भी पढ़िए उससे तुरंत की तुरंत रिटेन करिए। तो इस सीरीज़ में मैं यही बता रहा हूँ कि करंट अफेयर को कैसे रिटेन करना है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने इस सीरीज़ को इंग्लिश मतलब बाइलिंगुअल फॉर्मेट में स्टार्ट किया है जिससे कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इस बुक को पढ़ सकें, क्योंकि ये बुक केवल हिंदी मीडियम में आती है और यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पिछली वीडियो में हमारे इंटरनेशनल करंट अफेयर रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आर्थिक करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का पहला करंट अफेयर क्या है, डिजिटल सृजन के बारे में बात कर रहा है। तो सृजन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आज जान लीजिए। ये एक यूरोप में विलेज है। क्या है? सृजन एक यूरोप में विलेज है। कहाँ पर? लग्जमबर्ग कंट्री में। यूरोप का एक कंट्री है लग्जमबर्ग, वहाँ पे एक विलेज है सृजन। तो वहाँ पे बात की जा रही है। तो यूरोपियन कंट्री में क्या होता है कि एक सृजन वीज़ा दिया जाता है। अगर आपने उस वीज़ा को ले लिया तो यूरोप के आप 26 कंट्री बहुत ईजीली घूम के आ जाओगे, आपको कोई रोक टोक नहीं लगाएगा। ठीक है, आई रिपीट, सृजन क्या है? एक विलेज है लग्जमबर्ग में, याद रखना है। ठीक है, तो बात की जा रही है कि डिजिटल सृजन वीज़ा इशू करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना है। तो डिजिटल सृजन वीज़ा यूरोप करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बना है? फ्रांस बना है। ठीक है, अच्छा, इससे पिछली ऑडियो वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रांस ही ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंडिया ने अपना यूपीआई यूरोपियन कंट्री में स्टार्ट किया है। ठीक है, तो फ्रांस से रिलेटेड 2 न्यूज़ हमने याद कर ली कि डिजिटल सृजन वीज़ा स्टार्ट किया है और फ्रांस में ही किसी यूरोपियन कंट्री में फ्रांस में पहला यूपीआई स्टार्ट हुआ है, वो भी एफएल टावर से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, ऐसा कौन सा चीनी स्टार्टअप है जिसने पहली न्यूक्लियर बैटरी बनाई है, मतलब परमाणु बैटरी बनाई है दुनिया की। तो उसका नाम क्या है? देखिए सामने लिखा है बीटा वोल्ट। अब इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आ जाएगा बीटा वोल्ट बैटरी एक न्यूक्लियर बैटरी है, ये किसने दुनिया की पहली बैटरी बनाई है? तो चीनी के चाइनीज़ ने बनाई है। ठीक है, अगर अब ये क्वेश्चन आता है बीटा वोल्ट बैटरी क्या जर्मनी ने बनाई है, जापान ने बनाई है, यूएसए ने बनाई है, तो आप वहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो आपको कैसे याद रखना है? बी के बाद क्या आता है? सी। तो बीटा वोल्ट से चाइना। क्लियर? अगले करंट अफेयर पर चलते हैं कि देखिए, इसमें जो करंट अफेयर है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो ईरान कंट्री आया है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान में जो अभी ईरान के प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी, तो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, मसूद पेजिस्तान। ठीक है, इसका नाम आप कमेंट करके भी लिख के बताइए कि न्यू ईरान के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिखा हुआ है मसूद पेजिस्तान। ठीक है, अब इनकी किस हेलीकॉप्टर में डेथ हुई थी? बेल 212। अब मैंने आपको ये हेलीकॉप्टर क्यों पढ़ाया? क्योंकि देखिए, हेलीकॉप्टर में ही क्रैश हुए थे, हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे और हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। अब एक बार यूपी पीसीएस 2023 में नेपाल में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो पूछा हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है ईरान वाला हेलीकॉप्टर पूछ लें कि ईरान के प्रेसिडेंट की जो डेथ हुई थी वो किस हेलीकॉप्टर में हुई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ वायरल हुई थी कि इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई है और वो हेलीकॉप्टर जो यूज़ कर रहे थे वो बहुत टाइम पहले यूएसए ने इनको दिया था जब इनके रिलेशनशिप अच्छे होते थे, तो इसलिए हेलीकॉप्टर न्यूज़ में था। बेल 212, क्या नाम है इसका? बेल 212। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं हम कि अफ्रीकी देशों का एक इकोनॉमिक समूह है, इकोनॉमिक मतलब यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं हम? इकोवॉस बोलते हैं। और वो कौन सा? वेस्ट अफ्रीकन देश का है, मतलब जो घाना है, माली है, नाइजर है, नाइजीरिया है, जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनका एक इकोनॉमिक समूह है। उनमें से 3 कंट्री में कूप हो गया, कूप मतलब सैन्य शासन लग गया, तो जहाँ जहाँ सैन्य शासन लगा उन 3 कंट्री को बाहर कर दिया गया। उनका नाम क्या है? बुर्किना फासो, माली, नाइजर। ठीक है, बुर्किना फासो, माली, नाइजर। तो देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इकोवास क्या है। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री का एक आर्थिक समूह है, इकोनॉमिक समूह है। साथ ही साथ कहाँ कहाँ सैन्य शासन लगा, उन कंट्रीज़ को बाहर कर दिया है। तो इसमें जो नाइजर कंट्री है वो इम्पॉर्टेंट है। नाइजर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि नाइजर एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, एक और इसके साथ ही एक कंट्री है नाइजीरिया। क्या? नाइजीरिया। अब नाइजीरिया लैंड लॉक्ड नहीं है,
नाइजीरिया कोस्ट एरिया में ओपन होता है, कोस्टल स्टेट कंट्री है, जबकि नाइजर क्या है, लैंडलॉक्ड। ऐसे ही साथ साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एक साउथ एशिया में एक कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया में, उसका नाम है लाओस, लाओस लैंडलॉक्ड है। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है बोलीविया, वो भी लैंडलॉक्ड है। एक सेंट्रल एशिया में एक कंट्री है अर्मेनिया, वो भी लैंडलॉक्ड है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और कंट्री याद कर लीजिए साउथ अमेरिका का, कि पैराग्वे, पैराग्वे लैंडलॉक्ड है, बोलीविया लैंडलॉक्ड है, अर्मीनिया लैंडलॉक्ड है, लाओस लैंडलॉक्ड है। यहाँ मैंने नाइजर बताया, ये लैंडलॉक्ड है। और भी लैंडलॉक कंट्री हैं, आपको पता हो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक करंट अफेयर। तो आर्थिक करंट अफेयर में देखिए, पहला है मिनी रत्न। तो हमें ये करंट अफेयर नहीं पढ़ना है ये वाला, बस इसमें हमें मिनी रत्न पता होना चाहिए। तो 3 कैटेगरी दी जाती हैं कंपनीज को, पब्लिक सेक्टर यूनिट को, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ठीक है। टोटल महारत्न कितनी है, 13 हैं। नंबर याद रखना है, अभी तक टोटल महारत्न कितनी हो गई हैं, 13 हैं। और सबसे लास्ट रिसेंटली किसको मिला है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को पूछा जाता है। अच्छा, 13 महारत्नों के नाम आपको याद रखने हैं। एमपीपीसीएस में तो कई बार क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएस में अभी तक इस टाइप के नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से महारत्न है, कभी भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी कंपनियां महारत्न कंपनियां हैं इस समय। नवरत्न, नवरत्न टोटल 16 कंपनियां हैं, ठीक है, 16। और मिनी रत्न में 2 कैटेगरी हैं, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, ठीक है। और आपको न तो नवरत्न याद रखनी, न मिनी रत्न, केवल महारत्न याद रखनी है कि 13 हैं। क्लियर। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टाइप का नहीं आता है तो इसको नहीं पढ़ेंगे, केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें हर चीज़ नहीं पढ़ूंगा, बस आपको वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरेंस का सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन बना। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला बैंक कौन बना है सदस्य बनने वाला, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक रजिस्टर्ड हो गया है इसमें। अब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज कहाँ पे खुला है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गिफ्ट सिटी कहाँ है, गुजरात में है। जैसे देखिए, दुबई बहुत फेमस है, मतलब लोग वहाँ पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे ही इसी टाइप का एक इन्वेस्टमेंट जोन गुजरात के गिफ्ट सिटी में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है। अच्छा, कमेंट करके अब ये बताइए कि गिफ्ट सिटी गुजरात में कहाँ पर है, ठीक है। गुजरात में गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट है 2025 में कितनी होगी, तो 6.6%। कितनी, 6.6%। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तक इस टाइप का यूपीपीसीएस में तो नहीं आया है कि ग्रोथ आईएमएफ की पूछी हुई है, बजट के अकॉर्डिंग पूछी हुई है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पूछ ले अभी तो कितनी है, 6.6। कैसे याद रखोगे, देखो वर्ल्ड बैंक में डी आता है, डी को आप अगर ऐसे बनाओगे तो इस सिमिलर पैटर्न में डी और 6 बन सकते हैं, अगर सोचें हम तो। ये निमोनिक्स है, याद करने के तरीके हैं, ठीक है ना। तो 6.6, वर्ल्ड बैंक कितनी बोल रहा है, 6.6। हमने तरीका बना लिया, तो हमारे दिमाग में डी से एकदम से 6 क्लिक करेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। क्या क्लिक करेगा, 6, तो हमें याद हो जाएगा। हमें तुरंत की तुरंत याद करनी है चीज़ें, बात के लिए पेंडिंग नहीं छोड़नी, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। भारत देश में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, तो सिंगापुर से आया। कहाँ से, सिंगापुर से आया, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अगले करंट अफेयर पे देखिए, रिसेंटली एक नियो बैंकिंग स्टार्टअप है जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया। तो उस नियो बैंकिंग स्टार्टअप का नाम क्या है, जुपिटर। क्या नाम है, जुपिटर। अब देखिए, जैसे पेटीएम है ऐसे जुपिटर है। अब नियो बैंकिंग क्या होती है ये समझना होगा। नियो बैंकिंग होती है ऐसी बैंकें जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल ये ऑनलाइन काम करती हैं, ओनली ऑनलाइन काम करेंगी, ये स्टेटमेंट लिखा आ सकता है। तो ऐसी बैंकिंग को हम क्या बोलते हैं, नियो बैंकिंग बोलते हैं। तो जुपिटर को अभी मोबाइल वॉलेट के लिए लाइसेंस दिया गया है, ठीक है। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं कि पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किसने किया। स्टेनलेस स्टील स्केल प्रोडक्शन के लिए पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन, मतलब अब हम स्टेनलेस स्टील को ग्रीन हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करेंगे। तो किसने, हरियाणा में एक कंपनी है जिंदल स्टील, उसने स्टार्ट किया है। किसने, हरियाणा में जिंदल स्टील ने। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार किसको दिया गया, तो सेबी को दिया गया। सेबी ने कहा मैं तो बिल्कुल सही हूँ, सेबी एस से सही हूँ, तो इन्होंने कहा मुझे पुरस्कार कौन सा दोगे आप, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर। बेस्ट, यहाँ पे आरबीआई ऑप्शन में आ सकता है, सेबी आ सकता है, या अदर ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, तो आप आरबीआई टिक करके आ जाओगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन नहीं, आरबीआई नहीं टिक करना, सेबी करना है, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर में, ठीक है। अगला
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई? आवास मतलब कितने घर बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोदी 3.0 के अंदर? तो 3 करोड़ घर, 3 करोड़ घर। ठीक है, इतना याद हो गया। अगले पे चलते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ये कब स्टार्ट हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 में, क्योंकि यूपीपीसीएस की आदत है एक क्वेश्चन मिनिमम और 2 क्वेश्चन वो स्कीम से पूछता है। तो जो भी स्कीम न्यूज़ में आती है आपको उसका ईयर पता होना चाहिए। जो भी फ्लैगशिप स्कीम है, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी और सेकंड गवर्नमेंट बनी थी 2014 और 2019 इसमें, तो उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। तो इनके ईयर आपको याद करने ही करने हैं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये न्यूज़ में भी बहुत था। अभी ऐसी कौन सी कंपनी बनी है जिसने डिफेंस को ध्यान में रखते हुए शेयर अपना लॉन्च किया है? ठीक है, तो वो बनी है मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ऐसी कौन सी कंपनी बनी है जिसने डिफेंस के शेयर को ध्यान में रखते हुए अपना इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? तो मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि याद रखना है, क्योंकि देखिए ये बहुत न्यूज़ में था और आप अगर फ़ोन पे या गूगल पे कुछ भी यूज़ करते हैं तो उस पर इसका काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी हुआ था। तो देखिए जो चीज़ वायरल हो जाती है, लोगों के एक्सेस तक पहुंच जाती है, तो वो हर एग्जाम में, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, पूछते ही पूछते हैं। तो ये नाम याद रखना है, मोतीलाल ओसवाल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित किया गया इंडिया का? तो मुंबई। कौन सा? मुंबई। और किसके लिए महंगा शहर है? ये प्रवासियों के लिए। प्रवासी मतलब माइग्रेंट, प्रवासी मतलब माइग्रेंट। ठीक है, तो सर अगर अब ये क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ जाए कि भारत देश का प्रवासी मतलब माइग्रेंट्स के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, आपके सामने कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई हो सकता है आपके दिमाग में दिल्ली भी आ जाए, नहीं, मुंबई है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अभी रिसेंटली किस कंट्री के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यवसाय के उत्पादन पर रोक लगा दी है कि अब गोल्डन राइस का कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होगा? तो कौन सा है वो? फिलीपींस। याद रखना, फिलीपींस न्यूज़ में बहुत है। तो गोल्डन राइस के लिए इन्होंने कहा अब हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, अब गोल्डन राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब जीएम क्रॉप है ये गोल्डन राइस, और इंडिया में भी ये कॉमर्शियल प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। अब देखिए फिलीपींस क्यों न्यूज़ में है? एक क्वाड आपने सुना होगा, क्वाड ऑर्गेनाइजेशन सबने सुनी है। अभी रिसेंटली स्क्वाड बनी है। क्या बनी है? स्क्वाड। इसमें क्वाड में तो इंडिया है और स्क्वाड में इंडिया को हटा के फिलीपींस को ऐड कर दिया गया है। क्या? क्वाड में इंडिया है और स्क्वाड में इंडिया को हटा के फिलीपींस को ऐड कर दिया गया है। बाकी 3 कंट्री सेम है। तो आप बताइए बाकी स्क्वाड में 3 कंट्री कौन से हैं? ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। तो देखिए एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया है? बाजार पूंजीकरण कितना हो गया? 8 लाख करोड़ पार कर गया है। बस ये डेटा याद रख लीजिए, 8 लाख करोड़, क्योंकि एसबीआई बहुत कॉमन और बैंक है, सब मतलब भारत देश की सबसे अच्छी बैंक है और हर जगह इसकी एक्सेस है। तो इसलिए इसके बारे में हमें जितनी जानकारी मिले हमें सब पता होनी चाहिए। तो कितना पहुंच गया? 8 लाख करोड़। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए इन्वेस्ट इंडिया ने एक रिपोर्ट के अनुसार कि भारत का ई कॉमर्स बाजार 325 बिलियन डॉलर तक कब पहुंच जाएगा? तो 2030 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये वैसे मेंस का फैक्ट है, प्री के लिए इसको अभी मुझे लगता नहीं है कि आएगा, बट मेंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए ई कॉमर्स बाजार 325 बिलियन डॉलर कब पहुंच जाएगा? 2030 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है, पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल किसने लॉन्च किया? भारत देश में पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है तो एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने, याद रखना है, एचडीएफसी बैंक। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड किसने? एचडीएफसी बैंक। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आजकल क्रेडिट कार्ड भी सभी यूज करते हैं ऑलमोस्ट, तो ये भी एक कॉमन करंट अफेयर है। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए कि भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में अपना यूपीआई सुविधा लॉन्च की? तो श्रीलंका में यूपीआई सुविधा लॉन्च कर दी है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट पता होना चाहिए। अगला करंट अफेयर, विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार के पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक में कौन इकोनॉमिक एडवाइजरी के पैनल में इंडियन अपॉइंट हुआ है? तो वो कौन है? राकेश मोहन। कौन? राकेश मोहन। तो वर्ल्ड बैंक में इकोनॉमिक एडवाइजरी के पैनल पे राकेश मोहन। अब देखिए सपोज करिए, ऐसे इसको याद कैसे करना है कि राकेश नाम भी है, मोहन नाम भी है, तो ये एक बंदा नहीं है, 2 बंदे हैं, और 2 बंदे हैं तो ज़्यादा अच्छी एडवाइस करेंगे। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा हमारे यहाँ आ जाओ। तो कैसे याद किया? वर्ल्ड बैंक, राकेश मोहन, इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल में ये सलाहकार बनी है।
अगले करंट अफेयर देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने काट दिए, इस टाइप के करंट अफेयर नहीं आते हैं एग्जाम में अपने। आगे चलते हैं कि यूपी ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश के बारे में करंट अफेयर है तो इसको एक बार पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने के मामले में कौन सा शीर्ष राज्य है। तो ये कहना जा रहा है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ब्यूरो है उसके आंकड़ों के अनुसार स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूनिट होती हैं उन्होंने 1460 मीटर जो यूनिट होती है उसको ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ दिया है। ऐसा करने वाला राज्य कौन बना है, उत्तर प्रदेश बना है। ठीक है, इसमें आपको डेटा नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट है ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ने में। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दिया। कि इसमें देखिए ये याद रखना है कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स क्या है, तो ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि कंट्रीज़ को क्रेडिट देती है, उसके अकॉर्डिंग उनको लोन मिलता है। अगर क्रेडिट अच्छी होगी तो लोन अच्छा मिलेगा, क्रेडिट ख़राब होगी तो कंट्री को लोन महंगा मिलेगा और कम मिलेगा। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रवासन एजेंसी है, माइग्रेशन वाली एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट निकाली है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में कितना पैसा आया, मतलब रिमिटांसेस भारत देश में कितना आया, तो 111 अरब डॉलर। और इंडिया पहला कंट्री बना है इतना उसने जो रेमिटांसेस रिसीव किया है। अब ये पूछा जा सकता है इसमें कि विश्व प्रवासन रिपोर्ट कौन निकालता है, संयुक्त राष्ट्र संघ निकालता है। ठीक है, उसकी प्रवासन वाली एजेंसी निकालती है। और इंडिया सबसे पहला कंट्री बना है जिसने सबसे ज़्यादा रेमिटांसेस रिसीव किए हैं, कितने, 111 अरब डॉलर। ये आपको डेटा भी याद रखना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। 2023-24 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हमने किसके साथ ट्रेड किया, तो चीन के साथ। 2023-24 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ट्रेड हमने किसके साथ किया, चीन के साथ। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। एक चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी है, उसका नाम क्या है, माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी। इसने ये कहा है कि भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है। तो चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है, माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला कॉमर्शियल हाई परफॉर्मेंस चिप इंट्रोड्यूस किया है। इसका नाम क्या है, सिक्योर IoT। तो देखिए एस सी की तरह सिमिलर साउंड कर रहा है, तो सिक्योर IoT क्या है, हमारा कॉमर्शियल हाई परफॉर्मेंस चिप है। सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए, पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च किसने की है, दुनिया की पहली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजाज फाइटर। और बजाज कंपनी ने ही लॉन्च की होगी, नाम से ही पता लग रहा है। तो क्या है, CNG चलित ये मोटरसाइकिल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार मार्क मैंने भी किया हुआ है इसे। अगले पे चलते हैं। RBI 100 टन से अधिक का सोना भारत वापस लाया। कहाँ से लाया, ब्रिटेन की बैंक में हमने कई सालों पहले रखा हुआ था, कुछ गिरवी भी रखा था वहाँ पे, तो हम पैसा वापस लेके आ गए 100 टन। ठीक है, कहाँ से, ब्रिटेन से। अगला करंट अफेयर, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, हाल ही में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो कहाँ बनाया जा रहा है, चेन्नई में। याद रखना, चेन्नई में। कौन बना रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री बना रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री लोगों को लगेगा मुंबई में बना रही है, नहीं भाई, चेन्नई में बना रही है। आपको ये चेन्नई याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सोचना भी है कि करंट अफेयर में कैसे मैं जो एग्जामिनर है वो क्या क्या ऑप्शंस बना सकता है। आप पढ़ते समय खुद से ऑप्शन बनाइए। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि 2023-24 के बीच में कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य के रूप में उभरा है। तो अप्रैल 2023 से जनवरी 2023 के बीच में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का किसने किया है, कांचीपुरम ने। कांचीपुरम, देखिए बहुत अच्छी बात है। तमिलनाडु का ऐसा कोई नाम नहीं होता था कि वो इलेक्ट्रॉनिक सामान का ऐसे एक्सपोर्ट करे, बट अब तमिलनाडु निकल के आया है, और वो भी कौन सा सिटी, कांचीपुरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है। और कितना है इसका योगदान, 30%। जितना इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, उसका 30% किसने एक्सपोर्ट किया है, कांचीपुरम ने एक्सपोर्ट किया है। एक्सपोर्ट मतलब एक देश से दूसरे देश में माल का बाहर जाना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात हो रही है। अगर मैं बात करता हूँ कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो यूपी है। सेकंड नंबर पे कौन है, यूपी है। और थर्ड नंबर पे कौन है, कर्नाटक है। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान के एक्सपोर्ट में फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु, सेकंड पे यूपी, थर्ड पे कर्नाटक। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, यहाँ पे तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बात हो रही है, जिसमें मोबाइल है, चिप है, लैपटॉप है। अगर मैं केवल स्मार्टफोन की बात करता हूँ, जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन,
उसमें कांचीपुरम 40% तक एक्सपोर्ट कर देता है, और टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में 30%, और केवल स्मार्टफोन में 40% तक वो इंडिया का एक्सपोर्ट करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसलिए इस पर मैंने टाइम लिया है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, कार्गो हैंडलिंग में भारत का कौन सा बंदरगाह शीर्ष पर आया। अब देखिए, ये करंट अफेयर आपके सामने आ जाएगा, और पारादीप ऑप्शन में होगा तो आप उसे कभी टिक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इतना आप अधिकतर मुंबई का नाम सुनते हो, चेन्नई का नाम सुनते हो, तो आपको क्या करना है कि इसको भी याद रखना है। शीर्ष कार्गो हैंडलिंग में कौन सा बंदरगाह शीर्ष पर आया? पारादीप पोर्ट आया, पारादीप बंदरगाह। कहाँ पे? उड़ीसा में है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे देखिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे काट दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काट दिया। ठीक है, अब ILO के अनुसार वैश्विक बेरोजगारी दर का अनुमान कितना है, तो मतलब कितना अनएम्प्लॉयमेंट होगा, उसका परसेंटेज बताया है ILO ने, तो 4.9%। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ रेट बताई थी 2025 के लिए 6.6%। मैंने आपको डी से करके बताया था, डी को उल्टा करके लिख के देखो तो कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, और ILO के अनुसार क्या है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 4.9%। याद रखना है, भूलना नहीं है इसे। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है सारे काट दिए, बस मिनी रत्न के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था, 2 श्रेणी होती हैं, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, चाइना की कौन सी मोबाइल कंपनी है जिसने डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बन गई है। ठीक है, सॉरी, दोबारा पढ़ता हूं कि चाइना मोबाइल को पछाड़ते हुए डेटा ट्रैफिक के मामले में कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बन गई है, मतलब कंज्यूमर कंपनी बन गई है, तो रिलायंस जियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रिलायंस जियो चाइना मोबाइल को पछाड़ते हुए डेटा ट्रैफिक में सबसे आगे निकल गई है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, रिलायंस जियो ने किसको पछाड़ा है, तो चाइना मोबाइल को पछाड़ा है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहली ऐसी कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी बनी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मामले में निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करने में फर्स्ट बनी है। ठीक है, तो वो कौन सी है? फ्रांस की कंपनी सिट्रॉन, CITROEN। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की कंपनी सिट्रॉन इंपॉर्टेंट है। और एक और कंपनी आपने सुना होगा, न्यूज में आई थी, स्वीडन की वोल्वो। इसने क्या किया था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया था। अब बैटरी पासपोर्ट का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, इस पर एक QR कोड लगा होगा, QR कोड लगा है मान लो, इसको आप स्कैन करोगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, इसने कितना कार्बन एमिशन किया है, और क्या क्या चीज़ें, सारी डिटेल होंगी। क्योंकि जैसे पासपोर्ट में होती हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में। तो आपको स्वीडन की ये वॉल्वो याद रखनी है, स्वीडन की कंपनी है वॉल्वो। और सिट्रॉन ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक्सपोर्ट करने वाली पहली मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है इंडिया से। ठीक है, तो सिट्रॉन। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो देखिए, आईफोन कौन बनाता है? एप्पल बनाता है। अब एप्पल को पीछे छोड़कर सेमीकंडक्टर बनाने वाली दूसरी अमेरिकन कंपनी सबसे बड़ी बन गई है, उसका नाम क्या है? एनवीडिया कॉर्प। एनवीडिया कॉर्प। तो फर्स्ट कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है, सेकंड है आपकी एनवीडिया कॉर्प है, थर्ड है एप्पल। ये सीक्वेंस याद रखना है, भूलना नहीं है कई बार। और किसके मामले में? मार्केट वैल्यूएशन के मामले में। ठीक है, मार्केट वैल्यूएशन के मामले में ये 3 रैंकिंग है, फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट, सेकंड है एनवीडिया, थर्ड है एप्पल। क्लियर? अगले करंट अफेयर पे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए, लंदन स्थित सेंट्रल बैंक ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन का पुरस्कार दिया? जोखिम प्रबंधन मतलब जो भी परेशानियां आती हैं उनको कौन अच्छे से मैनेज कर पाता है वर्ल्ड में, तो ऐसी बैंकिंग, किस बैंकिंग को ये पुरस्कार दिया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? लंदन स्थित जोखिम प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। याद रखना, पूछा जा सकता है। अगला करंट अफेयर, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया? मनोज पांडा जी को। तो हमारा जो इस समय फाइनेंस कमीशन है कौन से नंबर का बना है? 16वें नंबर का। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनेंस कमीशन को और उनके मेंबर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्लियर? तो 16वां वित्त आयोग है, भूलना नहीं है। कौन अपॉइंट किया गया है? मनोज पांडे। ठीक है, अगला अच्छा ये बताइए, 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसको बनाया गया है? ये कमेंट करके बताना है। देखिए, कमेंट जरूर करिए, कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है आप लोग सुन रहे हैं, इंगेज्ड हैं, तो और अच्छे से मन करता है आपको बताने का। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, हुरुन की एक लिस्ट आई है जिसमें बताया गया है कि यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार यूनिकॉर्न के निर्माण में भारत की कितनी रैंक है? तो यूनिकॉर्न के निर्माण में भारत की कितनी रैंक है? 3री रैंक है। याद रखना, ठीक है, यूनिकॉर्न के निर्माण में भारत की कितनी रैंक है? 3री रैंक है।
एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत पुराना करंट अफेयर है। अभी भी इंडिया थर्ड पे चल रहा है, पहले भी थर्ड पे चल रहा था। और यूएसए फर्स्ट है, चाइना सेकंड है, इंडिया थर्ड है यूनिकॉर्न के मामले में। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, रिलायंस ने किस देश के किफ़ायती 5G टेलीकॉम लॉन्च किया? तो रिलायंस ने कहाँ लॉन्च किया? घाना में। अब इसको कैसे याद रखोगे? घाना में बहुत घने वन है, घने वनों में क्या किया? 5G लॉन्च कर दिया रिलायंस ने। और घाना एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, क्या अफ्रीकन कंट्री है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। आरबीआई ने अपनी, अच्छा इस टाइप का नहीं आता, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अगला करंट अफेयर, एथेनॉल 100 को किसने लॉन्च किया है? एथेनॉल 100 मतलब कि वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 को लॉन्च कहाँ से किया गया? नई दिल्ली में। तो देखो पूछेगा क्या एग्जाम में, इसमें ये जानते हैं एथेनॉल 100 में 100% एथेनॉल नहीं है, यही स्टेटमेंट बन के आएगा। कितना है? 93 से 94% एथेनॉल 100 में एथेनॉल है। एक तरीके से फ्यूल है जो कि हम ऑटो में यूज करेंगे। ठीक है, अगला करंट अफेयर, मजूली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया है किसने? असम ने। किसने? असम ने। ठीक है, अब जीआई टैग कितने साल के लिए प्रदान किया जाता है? 10 साल के लिए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, हो सकता है यूपीपीसीएस रिपीट कर दे। तो याद रखना, ये जीआई टैग का एक्ट कब आया था? 1999 में। ठीक है, इस एक्ट को किस वर्ल्ड बॉडी के कंप्लायंस के अगेंस्ट में कंप्लायंस के साथ पास किया गया है? मतलब इस एक्ट को किसके प्रोविजन? तो डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोविजन के साथ पास किया गया है। मतलब डब्ल्यूटीओ के जो भी प्रोविजन है उनको ध्यान में रखते हुए जीआई एक्ट 1999 को पास किया गया है। तो ईयर आपको याद रखना है, डब्ल्यूटीओ याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। 10 साल के लिए दिया जाता है। मजूली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग आपको पता ही है। अच्छा ये बताइए, मजूली आइलैंड कहाँ पे है, कौन सी रिवर पे है? ये कमेंट करके आपको बताना है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, अभी 1.35 लाख करोड़ की से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की गई? तो अनाज भंडारण योजना। डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्योंकि ये सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है दुनिया की। तो नाम क्या है? सिंपल, अनाज भंडारण योजना। ठीक है, तो याद रखना, इस टाइप का एक करंट अफेयर यूपीपीसीएस में बहुत पहले भी आया था, 2-3 साल पहले, जब गिव इट अप स्कीम चली थी जिसमें एलपीजी सिलेंडर को हमने वॉलंटरी छोड़ना होता था। तो पहल स्कीम चली थी इसके लिए, तो वही पूछा था। ये भी बहुत बड़ी ऐसी स्कीम थी जिस पर लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी को छोड़ा था। तो ये भी इसी टाइप का करंट अफेयर है, तो आपको ये याद रखना है। अगला करंट अफेयर, किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया गया है, ये याद रखना है। अगला करंट अफेयर, देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 13 फरवरी। भूलना नहीं है, डेट सबसे पहले 13 फरवरी। ऐसे ही मैंने पीएम आवास योजना का ईयर याद कराया था 2015। ऐसे ही मैं आपको ये डेट याद करा रहा हूँ, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी और 2024 को लॉन्च की गई। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसमें 300 यूनिट तक बिजली को फ्री दिया जाएगा और कितने हाउस होल्ड तक? 1 करोड़ हाउस होल्ड तक इसके पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसमें सोलर पैनल्स लगेंगे और उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो 300 यूनिट याद रखना है, 1 करोड़ हाउस होल्ड याद रखना है, 13 फरवरी 2024 याद रखना है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। नीति आयोग ने एक पहल स्टार्ट की है, ग्रो पहल। तो ग्रो पहल किसके लिए स्टार्ट की है? कि जो बंजर भूमि है उनको हमें हरियाली लानी है। वहाँ पे कैसे लेके आएंगे? खेती करेंगे और वनीकरण करेंगे, तो वहाँ पे क्या है, वो बंजर भूमि खत्म हो जाएगी और अच्छी भूमि बन जाएगी वो। ठीक है, तो ये पहल किसने स्टार्ट की है? नीति आयोग ने, ग्रो पहल। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। आई रिपीट, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। और किसकी है? नीति आयोग की है। ठीक है, मतलब जो डेजर्ट हो चुकी है भूमि उसको हमें खेती योग्य बनाना है। कैसे? फॉरेस्ट्री करके खेती योग्य बना सकते हैं उसे। अगला करंट अफेयर, देखिए इंटरिम बजट आया था इस बार। इंटरिम बजट क्यों आया था? क्योंकि इस बार नई लोकसभा के इलेक्शन थे। कौन सी लोकसभा के? नंबर याद रखिए, 18वीं लोकसभा के इलेक्शन थे। ये भी नंबर पूछ लेते हैं। तो जब जिस साल लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उस साल फुल बजट नहीं आता है, उस साल इंटरिम बजट आता है। तो 2 फरवरी में इंटरिम बजट आया था। अभी रिसेंटली फुल बजट भी आया है। ठीक है ना, उसको भी हमें पढ़ना है।
उसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो ध्यान से सुन लीजिए उसे भी। उसमें मैंने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की है जो यूपी पीसीएस पूछता है, ठीक है, या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी आ सकते हैं उससे। तो इंटरिम बजट 2024-25 में रेलवे से जुड़े 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों का निर्माण किया गया। तो 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों का निर्माण किया गया, उनके नाम क्या है, मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए गए। तो ऊर्जा खनिज एंड सीमेंट गलियारा, मतलब एनर्जी मिनरल एंड सीमेंट कॉरिडोर। बंदरगाह कनेक्टिविटी का गलियारा, तो पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर। और उच्च यातायात घनत्व गलियारा, मतलब हाई डेंसिटी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये याद रखने, ये तीनों कॉरिडोर एग्जाम में क्या करेगा, एग्जामिनर पूछ लेगा इंटरिम बजट के अनुसार इसमें से कौन से गलियारे का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो आपको क्या टिक कर, इन तीनों के नाम याद होंगे तभी तो आप करोगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से इन तीनों को याद रखना है, ऊर्जा खनिज का है, बंदरगाह का है, उच्च यातायात का है, ठीक है। अगला करंट अफेयर देखिए, उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि जो जंगलों में शहद हो गया, तेंदू की लीव्स हो गई, या और भी चीज़ें हो गई, उनके लिए ये कहा है उड़ीसा सरकार ने कि हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए एमएसपी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। तो उसके लिए एक स्कीम लॉन्च की है, लांभा स्कीम। लांभा स्कीम याद रखना, लांभा स्कीम पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसने, उड़ीसा ने यूज किया है, LABHA लाभा स्कीम। किसके लिए, लघु वन उपज के लिए, जो मैंने आपको बताया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, जैसे आपका शहद हो गया, बम्बू हो गया, और भी छोटी पत्तियां हो गई जो कि मार्केट में सेल कर सकते हैं, उनके लिए एमएसपी दिया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितनी क्रॉप के लिए देती है, तो 22 + 1, ठीक है। एक क्या है, शुगर केन है, शुगर केन पे FRP दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एमएसपी को लॉन्च कौन करता है, मतलब एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है और फाइनल अप्रूवल कौन देता है। ये एग्जाम में कई बार आया है, तो उसको ध्यान से सुनना। एमएसपी को रिकमेंड करता है CACP, कमीशन ऑफ कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइस। कमीशन एंड कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एमएसपी को रिकमेंड करता है, ठीक है। और इसको फाइनल कौन करता है, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। देखिए एग्जाम में कई बार आ जाता है कि एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है और फाइनल अप्रूवल कौन देता है। तो मैंने बता दिया, CCAP आपका क्या है, रिकमेंड करता है, और CCEA आपका फाइनल अप्रूवल देता है। अब बताइए, CCEA कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, इसकी फुल फॉर्म है, इसको हेड कौन करता है, ठीक है। चलो मैं ये बता देता हूँ, इसको प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड करते हैं। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जब इंटरिम बजट आया था तो ये कहा गया था कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे हम 2024-25 में, तो 11.11 लाख करोड़, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय ये डेटा ना, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बहुत यूनिक डेटा था, 11.111 ऐसे करके लिखा हुआ था। तो याद रखना है, ये 11.11 लाख करोड़ हम खर्च करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। लखपति दीदी योजना में पहले हमने 2 करोड़ का लक्ष्य रखा था कि 2 करोड़ लेडीज़ को हम लखपति बनाएंगे, ठीक है। अब कहा है हमने 3 करोड़ लोगों को लखपति बनाएंगे। तो इसमें याद क्या रखना है कि डेटा याद रखना है, और इसके अलावा लखपति दीदी योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, MORD, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसको हम बना रहे हैं, ठीक है, लखपति दीदी योजना। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादक लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी कौन बनी। तो इसमें बात की जा रही है जो उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम की बात की जा रही है, जो कि मोदी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। इसमें पहली ई स्कूटर कंपनी को फायदा दिया गया है, मतलब सब्सिडी दी गई है, उसका नाम है ओला इलेक्ट्रिक। तो हमें याद क्या रखना है इसमें, देखिए जो PLI स्कीम है वो इंक्रीमेंटल सेल पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। किस पे, इंक्रीमेंटल सेल। इंक्रीमेंटल सेल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने 2021 में सपोज करो 100 का प्रोडक्शन किया, ठीक है, और 2022 में आपने 120 चीज़ों का प्रोडक्शन किया और उसको सेल किया, तो आपको 20 जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया उस पे सेल मिलेगी। तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पे आपको क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है, ये याद रखना। अगर 100 प्रोडक्शन किया है और अगले साल 120 किया है तो 20 पे आपको 20 के मैन्युफैक्चर पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे दी, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही याद रखना है। ये ओला इलेक्ट्रिक बहुत कम चांस है ये पूछेगा, PLI स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला करंट अफेयर देखिए, विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात हो रही है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। तो इसमें हमारे नए राजदूत कौन बन के गए हैं, मतलब नए एम्बेसडर कौन बन के गए हैं, तो सेंथिल पांड्यान।
सेंथिल पांड्यान। अब मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, सेंथिल पंडित जी गए हैं, ठीक है। पांड्यान मान लो आप भूल जाओ, पंडित जी आपको वर्ड याद रहेगा, बहुत कॉमन है, इंडिया में बोला जाता है, ठीक है। तो सेंथिल पांड्यान बने हैं। अब कैसे याद रखोगे कि ट्रेड कौन करा रहे हैं, पंडित जी करा रहे हैं, और WTO में गए हैं तो ट्रेड, टी से टी उठा लिया, और ट्रेड कौन करा रहे हैं, पंडित जी करा रहे हैं, तो सेंथिल पांड्यान, याद हो गया। अगले करंट अफेयर पे कि भारतमाला परियोजना चरण का को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है, तो इंपॉर्टेंट है, 27-28 तक बढ़ा दी गई है। ऐसे ईयर बहुत बार पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में। तो भारतमाला परियोजना चरण का टाइम पीरियड 2027-28 तक बढ़ा दिया गया है। अब भारतमाला परियोजना कौन से उसमें आती है, मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आती है, ठीक है। इसमें रोड, पोर्ट्स वगैरह हम बना रहे हैं। ये ईयर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इस टाइप के करंट अफेयर आते ही आते हैं कि ये टारगेट हम कब तक पूरा करेंगे, और पिछले साल ही 2-3 करंट अफेयर ऐसे आए थे, ठीक है। अगला करंट अफेयर, बोइंग इंडिया इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बोइंग इंडिया एक USA की कंपनी है जो विमान वगैरह बनाती है, उसने अपना एक टेक्नोलॉजी सेंटर इंडिया में खोला है, ठीक है। और कहाँ खोला है, बेंगलोर में। तो बोइंग का बी उठाया और बेंगलोर का बी उठाया, कंफ्यूज नहीं होना, चेन्नई वगैरह ऑप्शन में लिख देगा, मुंबई लिख देगा, दिल्ली लिख देगा, नहीं नहीं भाई, बेंगलोर, ठीक है। अगले करंट अफेयर पे चलते हैं कि जनवरी 2024 में सूक्ष्म, लघु एंड मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल किसने लॉन्च किया है, तो कुल मिला के आपको इसमें क्या याद रखना है, MSME को मान्यता प्राप्त करने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसका नाम है इकोमार्क ग्लोबल। किसने स्टार्ट किया है, UAE ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखिए MSME, हम नॉर्मल जो छोटे उद्योग होते हैं उनको MSME बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। ऐसे ही इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बहुत अधिकतर यूज़ करते हैं MSME को, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे गल्फ कंट्री हैं उसमें सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ओमान है, UAE है। तो UAE को हम कभी पूरी फॉर्म नहीं बोलते, UAE की वैसे फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो इसकी भी हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, MSME की भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा इको ग्लोबल मार्क MSME के लिए किसने यूज स्टार्ट किया है, तो UAE ने स्टार्ट किया है, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखिए, क्योंकि ये भी शॉर्ट फॉर्म है, ये भी शॉर्ट फॉर्म है। अगला करंट अफेयर देखिए, विंग्स इंडिया जो कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन क्षेत्र का आयोजन है, इसकी थीम क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी थीम क्या थी, अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, अमृत काल में भारत को दुनिया से जोड़ना, ठीक है। और भारत नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना। तो आज के लिए इतना ही, इस थीम को आप याद रखना। तो आज हम करंट अफेयर ख़त्म करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए और खुद से भी याद करने की आदत डालिए, ठीक है। और जो जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं उनको कमेंट करिए, जिससे आप इंगेज रहेंगे और आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।